हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं लास्ट मोमेंट टिप्स दूंगा। भले वो सीए के बच्चे हों, सीएस के बच्चे हों, सीएमए के बच्चे हों, ये तीनों के लिए ही कॉमन है ये वाले टिप्स। ऑल्दो मैंने सीए वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी ये वीडियो बनाई थी, तभी 3-4 दिन पहले चैनल पर डाली भी थी। उनका मैंने लाइव सेशन लिया था तो, लेकिन स्टिल सोचा कि बाकी सबके लिए भी बना दें। अब जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के तो कल ही हैं, इंटर फाइनल के तो हो ही गए, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अभी सीएमए के भी होने हैं, सीएस के भी होने हैं। तो इसमें जो कुछ मैं टिप्स दूंगा, वो कुछ टिप्स तो सबके लिए रेलेवेंट हैं। कुछ टिप्स सीएमए वालों के लिए अब रेलेवेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके ऑनलाइन एग्जाम हो गए हैं। लेकिन स्टिल जिन लोगों के सीएस वालों के रिटर्न है, जो सीए फाउंडेशन वालों के रिटर्न है, उनके लिए तो बता ही देता हूँ। पहला टिप तो भाई एक चीज़ तो ये कि इस टाइम के अंदर अगर मैं तुम्हारे को बताऊँ प्रैक्टिकली, जब पेपर करने जाओगे तो इस टाइम पे ना तुम्हारे लोगों को अब ऐसा फील हो रहा होगा कि हमको कुछ भी नहीं आता, हमने जो पढ़ा था हमारे दिमाग से सब उतर रहा है बार बार दिमाग से। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार हमने सब पढ़ा था, बेकार हो गया, कुछ याद नहीं रह रहा। वो ऐसा लगता है, वो नेचुरल है, उसकी टेंशन मत लेना। पेपर में जब बैठोगे तो सब याद आ जाएगा, एक एक चीज़ याद आ जाएगी, एक एक अक्षर याद आ जाएगा। वो अगर ऐसा डर नहीं लग रहा ना, तो खतरे वाली बात है। इसका जिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं ऐसा, तो उनको फिर याद ही वो कुछ एक्चुअल में। एक तो मैं डर क्यों लगता है, तुम ना, ये ना ह्यूमन ब्रेन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पूरी बुक पढ़ ली, अब हम ना रैंडमली कोई टॉपिक सोचने की कोशिश करते हैं, यार मैंने वहाँ क्या पढ़ा था, वो याद नहीं आता। लेकिन पेपर में वो जैसे ही क्वेश्चन बनाकर पूछेगा तो उसको देखते ही वो कंसेप्ट याद आ जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये पढ़ा था। वो देखते याद आती है चीज़, ऑटोमेटिक सोचोगे तो खुद भी नहीं पता होगा पूरी बुक में क्या क्या था। हम लोग क्या क्या सोच रहे होते हैं, यार मैंने बुक पढ़ी थी, वो चैप्टर ये था, उसके बाद ये टॉपिक था, उसका ये टॉपिक था, फिर वो कोई टॉपिक दिमाग में नहीं आ रहा था, मैं डर लगने लग जाता है कि मैं याद नहीं है। ऐसा होता ही नहीं। पेपर में जब बैठोगे तुमसे स्पेसिफिक टॉपिक पूछेगा, उसको बना के केस स्टडी पूछेगा या कुछ भी पूछेगा, तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पहला टिप दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हैं, भले अब सीएस सीएमए के, तो पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, जरूर करना पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वरना बेटा पेपर में हो जाएगा हादसा तुम्हारे साथ। क्योंकि तुम लोग क्या होता है, बच्चे जब लॉ पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बड़ा अच्छा लगता है, टीचर ने करा दिया, हमने समझ लिया। किस तरीके से उसको पूछा जा सकता है वो समझा नहीं। पेपर में जाके एकदम से केस स्टडी देख के वो बड़ा सा क्वेश्चन, भले उसमें आंसर उसका कुछ ना हो, टुच्चा सा आंसर हो उसका, है ना, बहुत सिंपल हो, लेकिन वो केस स्टडी देख के कुछ बच्चों को चक्कर आने लग जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि पहले से ही आप लोग क्या करोगे, पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन स्कैनर वगैरह ले लो। जैसे बाहर बच्चे उनको पता है कि हमारी बुक में डले हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कैनर वगैरह लेके प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, ये बात। नेक्स्ट, अब ये बात सीएमए वालों के लिए पार्टली रेलेवेंट है, पार्टली रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उनके ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन बाकियों के हिसाब से बता रहा हूँ। जो सेक्शन नंबर होते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर सेक्शन नंबर कोड करना मैंडेटरी है। तो बेटा लॉजिकली तो देखो, तुम खुद बताना, तुम किसी की शीट चेक कर रहे हो, तुम्हारे आगे किसी की शीट गई, उसने प्रोविजन लिखा, सेक्शन लिखा, सब कुछ सही लिखा, उसके बाद पीछे वाला एक बंदा आया, तुमने उसके चेक करके नंबर दिए, पीछे वाला एक बच्चा आया, उसके सारे आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने सेक्शन एक भी क्वेश्चन में नहीं लिखा। तुम्हें नहीं लगेगा जब तुम चेक करो कि यार उस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत करी थी, तो उस सेक्शन नंबर पे अलग से याद करें, उसको नंबर थोड़े ज़्यादा मिलने चाहिए, इसको थोड़े से काटूंगा। तो कहीं ना कहीं नंबर तो कटते हैं, कहीं ना कहीं नंबर तो कटते हैं, तुम खुद भी चेक करोगे तो काटोगे, ये नहीं बहुत कटेंगे, लेकिन 5-7 नंबर का ओवरऑल में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन लॉजिकल बात यह है कि अगर पेपर में तुम्हें सेक्शन नंबर याद है तो ही लिखना, वेल एंड गुड। नहीं याद है तो सेक्शन नंबर बिल्कुल भी कोट मत करना। एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ सो एंड सो एक्ट, जैसे सपोज अगर कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है तो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, ऐसे करके एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, ऐसे करके आंसर स्टार्ट कर देना। गलती से भी क्या मत करना, गलती से भी तुम लोग पेपर के अंदर गलत सेक्शन कोट मत करना, क्योंकि उससे होगा क्या, तुमने 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुमने गलत सेक्शन कोट करा, भले ही कंसेप्ट सही लिखा, तो वो सेक्शन पढ़ते ही, क्योंकि सेक्शन गलत है, वो 0 नंबर दे देगा। लेकिन अगर तुमने सेक्शन नहीं लिखा और एज पर प्रिस्क्राइब प्रोविजन लिख दिया, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन या एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन लिख दिया और उसको करके आंसर स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हारा आंसर पड़ेगा। और फिर उसके बाद तुम देखेगा अगर तुम्हारा कंसेप्ट ठीक है, सेक्शन नहीं भी लिखा तो 5 में से 4 नंबर दे देगा। लेकिन अगर तुम गलत सेक्शन लिख के आए तो भले तुम्हारा कंसेप्ट ठीक हो, 5 में 0 मिलेंगे। तो इसलिए सेक्शन कभी भी गलत कोट मत करना, ठीक। नेक्स्ट, अब ये उन बच्चों के लिए पॉइंट, अच्छा ये तो सबके लिए हो, क्योंकि सीएस और सीएमए वाले बच्चों को भी तुम्हें पता है कि कुछ पेपर तो तुम्हें लिखना ही है, कुछ एमसीक्यू कुछ लिखना, तो लिखने के पॉइंट से बता रहा हूँ, जहाँ पे लिखोगे वहाँ पे सेक्शन गलत कोट मत करना। अब आती है बात उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्या कहते हैं, जिनका नॉर्मल ऑनलाइन पेपर नहीं है, सीएस वाले बच्चे, जिनका नॉर्मल लिखने वाला पेपर है, उनके हिसाब से अब एक चीज़ बता रहा हूँ। पेपर के अंदर जब पेपर में बैठोगे तो स्टार्ट एवरी न्यू आंसर विथ फ्रेश पेज।
फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है हर एक आंसर को। जैसे सपोज एक 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हर एक आंसर की ना एक लेंथ मेंटेन करके रखना। बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर 5 नंबर का आंसर कितना बड़ा लिखना है, तो कितना बड़ा लिखने का एक ही तरीका है, 5 नंबर का आंसर है तो कोशिश करो एक फ्रंट पेज तो पूरा लिखना ही है उसके बारे में, ठीक। और 10 नंबर का तो 2 पेज फ्रंट और बैक वाला, 4 नंबर का तो फ्रंट पेज के अंदर अंदर खत्म कर दो उसको, है ना। ऐसे करके एक एवरेज ले लो कितना पेज लिखना है। तो बच्चा जब क्या करता है कि सपोज उसका पहला 5-6 नंबर का क्वेश्चन था, उसने फ्रंट पेज पूरा लिखा, अगले पेज पे 3-4 लाइनें चली गई, तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया ना। तो जब वो एक क्वेश्चन खत्म हो गया तो उसके बाद जो बैलेंस बचा है उस पेज पे नया आंसर स्टार्ट मत करना, अगले पेज से करना। लेकिन हाँ, अब एक चीज समझना, सपोज क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट है A B C D। तो सपोज क्वेश्चन 1 का A पहला पेज पूरा गया और अगले पेज पे थोड़ा सा गया, तो 1 का B तुम उसी पेज से स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन 1 खत्म करा, उसके बाद सीधा क्वेश्चन 2 कर रहे हो, तो क्वेश्चन 2 को उधर से स्टार्ट नहीं करना, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, बच्चा बोलता है सर पेपर सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, तो सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन किस चीज का सीक्वेंस फॉलो करना है मैं बता देता हूं। सपोज तुमने क्वेश्चन 5 तुम्हें अच्छे से आता, तुमने 5 पहले करा, 2 बाद में करा, 3 बाद में करा, उससे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंटरनल पार्ट है ना, उनको सीक्वेंस में करना है। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन 1 है तो ऐसा मत करना क्वेश्चन 1 का A करा, क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट है A B C D, तो ऐसा मत करना क्वेश्चन 1 का A करा, B करा, उसके बाद सीधा क्वेश्चन 2 कर दिया, 1 उसका C और D बाद में कर रहे हो आगे, नहीं। उनको तो सीक्वेंस में चलाना, लेकिन वैसे क्वेश्चंस की शफलिंग कर सकते हो कि क्वेश्चन 5 के बाद 4 कर लिया, 5 और उसके 4 के बाद सीधा 1 कर लिया, ऐसा कर सकते हो। लेकिन इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनको उन्हीं के सीक्वेंस में रखना। ये बात हो गई। नेक्स्ट जो बात है, पेपर के अंदर मैंने सेक्शन गलत कोट नहीं करना, मैंने बता दिया। सहर ने आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, ये बता दिया। नेक्स्ट, लॉ के अंदर ना ज्यादा पेलने की कोशिश मत करना। सपोज उसने कुछ पूछा, जितना पूछा सीधी बात, नो बकवास वाला कंसेप्ट है, जो पूछा वही करना। अब बच्चा बोलता सर कई बार ऐसा होता है फिर अगर ज्यादा पेलना नहीं है और सीधी बात नो बकवास, स्प्राइट वाला कंसेप्ट है, तो है ना, स्प्राइट पीते हैं ना, सीधी बात नो बकवास, तो सर आंसर बड़ा कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि लॉ मेकर ने ही सेक्शन छोटा बना रखा है 5-7 लाइन का, और पेपर में उसने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम उस आंसर को बड़ा कैसे करें। तो अपना पेलना मत, उस आंसर को बड़ा करने के उसके नीचे पहले पूरा लिख दिया कंसेप्ट, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल दिस, एग्जाम्पल लिख के बड़ा कर देना और लास्ट में कंक्लूजन दे देना, तो वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। लेकिन फालतू का इधर उधर का पेलने पुलने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आती है। मैंने सेक्शंस के सीक्वेंस वाली बात कर दी, कंसेप्ट वाली बात कर दी। अच्छा, एक चीज और, बच्चे पेपर में गलती क्या करते हैं, अगर तुम्हें और एक तरीका बता रहा हूं, वो तुम्हारी बचपन की आदत है, वो तुम करते आ रहे हो, वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें पॉइंट्स में लिखना है और सपोज तुम्हें पॉइंट याद नहीं है, अब ये क्वेश्चन ना सीएमए वालों के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब तुम लोगों को तो वैसे लिखना आंसर ऑनलाइन में। लेकिन जो बच्चे राइटिंग में लिख रहे हैं, सीएस वाले बच्चे या जो अभी बच्चे सीए वाले देंगे, सपोज कोई क्वेश्चन तुम 5 पॉइंट्स में आंसर दे रहे हो, उसके 5 पॉइंट पूछ ले, 5 नंबर क्वेश्चन, और तुम्हें सपोज पॉइंट याद नहीं है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और नेक्स्ट पेज पे ले जाना सीधा आंसर को, मतलब 3 पॉइंट को इतना बड़ा कर देना कि फ्रंट पेज भर जाए, और नेक्स्ट पेज पे सीधा पॉइंट 5, 4 गायब। तो उसको टीचर को क्या लगेगा, वो इतना कैलकुलेट नहीं कर रहा होगा जल्दीबाजी में, उसको लगेगा तुमने 5 पॉइंट पूरे लिखे हैं। या सपोज A B C 3 पेज पॉइंट, फ्रंट पेज पे 3 पॉइंट लिखे, अगले पेज पे सीधा E D गायब। या फिर चौथा तरीका कि पॉइंट लिखो ही मत, एरो बना दो, ये भी एक तरीका है। अब मैं अगर तुम्हारे को बताऊं तो ऑनलाइन वाले एग्जाम से सीएमए वालों के सबसे एक बात क्लियर कर दूं, तुम लोगों को इस टाइम पे क्या करना है कि आप लोगों को मोर एंड मोर क्लैरिटी ज्यादा चाहिए। एक तो मैंने तुम्हें बताया पास्ट टाइम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यूज वगैरह, और वो प्लस जिस टीचर से भी पढ़े हो ना उसकी लाइन बाय लाइन बुक पढ़नी है, और स्टडी मैट तो कवरेज अगर उनकी बुक में है तो बात ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इस बार लाइन्स पे हर चीज पे ध्यान देना, ओवरऑल उड़ने की कोशिश नहीं करनी है, इस पैराग्राफ में ये था, इस पैराग्राफ में ये था, इस पैराग्राफ में ये था, नहीं, ऊपर से क्रक्स नहीं पढ़ना। किसी भी लाइन से पकड़ के एमसीक्यू बना देंगे तुमसे सॉल्व नहीं होगा, हिलेगा नहीं अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ा तो। इसी याद रखना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। और एक बात, जिन बच्चों का लिखने वाला पेपर है तो उसके हिसाब से बता रहा हूं, राइट साइड पे अगर तुम्हें लगता है कि आंसर का कंटेंट मेरे पास कम है और लिखना ज्यादा है, मतलब ज्यादा बड़ा करना है उस आंसर को, तो उसके लिए पेलने का बेटर है कि राइट साइड पे मार्जिन खींच देना, शीट छोटी हो जाएगी, है ना। ये तो तुम बचपन से कर रहे हो। अब मार्जिन को भी ना एक बैलेंस से खींचना, कि अगर इधर इतना सा है तो इधर भी इतना ही खींचना राइट में, यानी कि बीच में आधे पेज का मार्जिन ले लिया, है ना, शीट छोटी करने के लिए। तो वो उस चीज का ध्यान रखना। बस ये छोटे छोटे टिप्स है, प्लस पॉजिटिव रहो, नींद पूरी लेना। अब आज के दिन में क्या करो, थोड़ी सी नींद कम कर दो, 6-7 घंटे की नींद रखो, अभी तो आजकल 6-7 घंटे की एवरेज नींद रखो, और उसके बाद जब पेपर आ जाएं तो 4-4.5 घंटे से ऊपर की नींद मत लेना। लेकिन वो जो स्लीपलेस नाइट वाला चक्कर है ना, वो फॉलो मत करना। नींद तो हर पेपर में लेके जानी है, वरना वहां जाके बेहोश हो जाओगे तो क्या फायदा। मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे मेरे आगे एक लड़की बैठी थी,
CS में तुम्हें पता है कि सारे पेपर कॉन्टिन्यूस होते हैं, CMA में भी ऐसे होते हैं, छुट्टी तो होती नहीं। तो उसने लड़की ने 2 पेपर दिए, उसके बाद क्या हुआ, वो तीसरे पेपर के अंदर मतलब बिना सोए आई थी। तीसरे पेपर में उसने आधे घंटे पेपर दिया, आधे घंटे के बाद ही बेहोश हो गई। वो मेरे को लगा गई, तो उन्होंने पानी मारा उसके ऊपर तो उठ तो गई वो। तो उसके हालात बहुत ख़राब थे, उससे पेपर नहीं जाएगा, उसको घर भेज दिया। क्या फ़ायदा हुआ, ग्रुप ही ख़राब हो गया। ग्रुप ही ख़राब हो गया, 2 पेपर तुमने बहुत अच्छे करे भी, तो उसके बाद तीसरे पे तुम बेहोश हो गए। तो ऐसे हालात मत बनाना, स्लीपलेस नाइट मत करना, 4-5 घंटे की नींद लेके ही जाना, ठीक है। मैक्सिमम जो रखोगे वो 7 घंटे तक की, अभी आजकल नॉर्मल डेज में, और पेपरों के दिन में 5 घंटे मैक्सिमम, ठीक। इतना करके जाओ, और डेली बेस पे 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करना। हमारा क्या होगा, जब स्वेटिंग होती है ना, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है ना, जो अंदर मेंटल प्रेशर होता है वो डिस्चार्ज होता है, वो बाहर आता है। तो स्वेटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी सर्दी के टाइम पे तो वैसे स्वेटिंग नहीं होगी, तो इसलिए आधा घंटा एक्सरसाइज करनी जरूरी है। कुछ भी करो, नाचना आता है नाच लो, गाने में तो स्वेटिंग नहीं होगी, रनिंग कर लो, घर में कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है कर लो, ताकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहे, है ना, पेपरों के अंदर भी। और बाकी मंदिर मस्जिद जिसको मानते हो, मत्था तो टेकना ही है, भगवान की ब्लेसिंग तो बहुत ज़रूरी है। और पेपर में जाने से पहले भी घर वालों को मत्था टेक के जाना, मम्मी पापा के पैर छू के जाना, है ना, पॉजिटिविटी आती है। अब ये मत सोचना कि भगवान का मत्था टेक लिया और मम्मी पापा का मत्था टेक लिया तो पास हो जाएंगे। वो तो पास तो तुम्हारे कर्म ही कराएंगे तुम्हारे को, तुम्हारी मेहनत। बस एक पॉजिटिविटी आती है, एक पॉजिटिव थॉट आता है, वो ज़रूर करना, ठीक है। चलो, और पेपर में वो हरकतें मत करना जो बच्चों को लिखने वाला पेपर है, ओम बना दिया, एक ओमकार बना दिया, है ना, शीट के ऊपर, वो हरकतें मत करना, ठीक। चलो, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।